दोस्तों नमस्कार। शिक्षा शक्ति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों अधिगम। दोस्तों ये मनोविज्ञान की पहली क्लास है। आज से ही साइकोलॉजी की शुरुआत करने वाले हैं और साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो तमाम शिक्षक भर्तियां, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे हरियाणा की हो, किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं और अदर परीक्षाएं जैसे फर्स्ट ग्रेड, जैसे राजस्थान में अगर बात करें तो रीट में दोस्तों साइकोलॉजी विषय है। थर्ड ग्रेड में है, थर्ड थर्ड ग्रेड में है। इसके अलावा दोस्तों केवीएस में साइकोलॉजी विषय आता है, सीटेट में आता है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी में दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती हो उसमें साइकोलॉजी संबंधित टॉपिक आते हैं। उन सभी टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यह जो क्लासें हमने आज से शुरू की हैं वो मनोविज्ञान के स्टूडेंट के लिए, जो कि मनोविज्ञान को एक प्रकार से कठिन विषय मानता है, उनके सामने दोस्तों ये सभी विषय सरलता से प्रस्तुत किए जाएंगे। दोस्तों आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको एक नोट्स की कॉपी बना लेनी है। उसमें जैसे जैसे आपके सामने क्लासें आती जाएगी, जैसे जैसे टॉपिक आपके सामने पढ़ाए जाएंगे, उसी प्रकार से आपको इनको लिखते जाना है। ठीक है दोस्तों, और क्लासें आपको सभी लेनी है, रेगुलर लेनी है। ठीक है, आज का जो ये अधिगम टॉपिक है, अधिगम टॉपिक के अंतर्गत वे कौन कौन से टॉपिक है जिनके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अधिगम के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी अधिगम का संकीर्ण अर्थ क्या है, विस्तारित अर्थ क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, अधिगम के पक्ष कौन से हैं, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ये सभी अधिगम के पक्ष माने जाते हैं। उसी प्रकार से आगे हम अधिगम के प्रकार के बारे में बात करेंगे। अधिगम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अधिगम की विधियां कौन कौन सी हैं, अधिगम की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, क्रो एंड क्रो के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा और रॉबर्ट गेने के द्वारा, इनके द्वारा परिभाषाएं कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। सभी इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम के वक्र कौन कौन से हैं, जैसे सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, इन सभी वक्रों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांत, रॉबर्ट गेने के सिद्धांत, पावलोव का अनुबंधन का सिद्धांत, ये सभी तमाम सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार कौन कौन से हैं, सकारात्मक स्थानांतरण कब होता है, नकारात्मक स्थानांतरण कब होता है, शून्य स्थानांतरण कब होता है। इन सभी अधिगम के तमाम टॉपिक जो कि एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है, उन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप अपना प्यार इस चैनल के प्रति बनाए रखिए। आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अधिगम के संबंध में, अधिगम का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अधिगम का अर्थ, यानी दोस्तों अधिगम का क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अधिगम का क्या अर्थ होता है, अधिगम के संकीर्ण अर्थ की अगर बात करें तो अधिगम का जो संकीर्ण अर्थ होता है सीखना, यानी दोस्तों किसी भी चीज को हम सीखते हैं तो वह होता है अधिगम। कोई भी चीज हो, चाहे वो तैरना सीखना हो, चाहे पढ़ना सीखना हो, चाहे लिखना सीखना हो, चाहे गाना सीखना हो, तो इस प्रकार से किसी भी चीज को सीखते हैं तो वह होता है अधिगम। यह दोस्तों अधिगम का सामान्य अर्थ है, यानी संकीर्ण अर्थ है। लेकिन दोस्तों क्या सीखना ही अपने आप में अधिगम है? नहीं दोस्तों, अधिगम का जो व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ पर भी हमें दृष्टि डालनी होगी। अधिगम का जो व्यापक अर्थ है वो है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी व्यवहार में चेंज होने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाता है। अब दोस्तों जो व्यवहार है, व्यवहार होता क्या है उसके बारे में हम आगे देखेंगे।
व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी व्यवहार शब्द जो व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये व्यवहार शब्द कहाँ से आया? सबसे पहले प्रयोग, व्यवहार का प्रयोग, सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग जिसे इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं, उसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो उसका प्रयोग की अगर बात करें, व्यवहार शब्द के सबसे पहले प्रयोग की अगर बात करें तो सबसे पहले दोस्तों विलियम मैकडूगल, दोस्तों ये साइकोलॉजी के विद्वान हुए हैं विलियम मैकडूगल। इन्होंने सबसे पहले 1905 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों विलियम मैकडूगल के द्वारा एक रचना लिखी गई, एक पुस्तक लिखी गई 1905 में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसी पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है, ये फैक्ट ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ठीक है, अब दोस्तों इसी व्यवहार को आधार बनाकर, इसी व्यवहार शब्द को आधार बना करके एक विज्ञान बनाया जिसे कहते हैं व्यवहारवाद, जिसे कहते हैं व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। ठीक है, व्यवहारवाद का जो अर्थ होता है वो है व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है दोस्तों, व्यवहारवाद का अर्थ होता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहारवाद की जो संकल्पना सबसे पहले किन्होंने प्रस्तुत की, यानी इसके प्रवर्तक की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है जेबी वाटसन। ठीक है दोस्तों, जेबी वाटसन हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले 1913 में व्यवहारवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी, व्यवहारवाद का प्रवर्तन किया था। ठीक है दोस्तों, और व्यवहारवाद का अर्थ क्या होता है? व्यवहार का विज्ञान, यानी व्यवहार के बारे में जांच करना, व्यवहार होता क्या है, व्यवहार कैसे बदलता है, मनुष्यों में व्यवहार कैसे बदलता है, प्राणियों में व्यवहार कैसे बदलता है, व्यवहार करने के पीछे इनके क्या कारण है, इन तमाम जो पहलुओं का अध्ययन किया जाता है वो व्यवहारवाद में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम व्यवहार शब्द, व्यवहार इतने व्यवहार व्यवहार व्यवहार, लेकिन व्यवहारवाद और व्यवहारवाद है क्या, और व्यवहारवाद, व्यवहार का मतलब क्या है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली वह क्रिया जो हमें बाह्य, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाह्य रूप में दिखाई देती है, वह उसका व्यवहार कहलाता है। दोस्तों व्यवहार का अर्थ है दोस्तों कि हमें बाह्य रूप में जो दिखाई दे रहा है, यानी दोस्तों कोई भी क्रिया मनुष्य करता है बाह्य रूप में अगर वह दिखाई देती है वह उसका व्यवहार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो नए व्यक्ति से मिलने के बाद में इसका व्यवहार अच्छा है, इसका व्यवहार बुरा है, वो कैसे पता चलता है? तो वह पता चलता है दोस्तों कहीं ना कहीं उनके बोलने चालने का तरीका, बैठने उठने का ढंग, खाने का तरीका, लिखने का तरीका, इन सभी तमाम तरीकों से उसका व्यवहार दिखाई पड़ता है। उसी व्यवहार को हम दोस्तों, उस व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसे हमें उदाहरण की बात करूं आपके दैनिक लाइफ की, आपने महसूस किया होगा कि दोस्तों जैसे आपके साथ में कोई स्टूडेंट 10वीं क्लास में पढ़ता है, आपने आर्ट्स ले ली, उसने साइंस ले ली, साइंस लेके वह कहीं बाहर पढ़ने गया, तो दोस्तों जब उसी स्टूडेंट को आप 5 से 10 साल में वापस मिलते हो तो आपको लगता है कि दोस्तों यह तो बदल गया। तो यह बदलने की, यानी बदला कैसे? व्यवहार में चेंज हुआ, और व्यवहार में जो चेंज हुआ वो व्यवहार में चेंज कैसे हुआ? अधिगम के द्वारा, यानी उसने वहां पर जाकर के वहां से कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं जिससे उसमें व्यवहार में चेंज आया। जैसे कि कई देखते हैं कि उसके कपड़े पहनने का ढंग अलग हो गया, उसके बोलने का ढंग अलग हो गया। तो यह जो चेंज हुआ है, व्यवहार में जो चेंज हुआ है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये अधिगम का जो अर्थ है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक बार दोस्तों नोट कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये स्थायी रहे। दोस्तों अधिगम की जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की है उसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है अधिगम की परिभाषाएं। दूसरा टॉपिक है दोस्तों अधिगम की परिभाषाएं। इससे पहले हमने अधिगम क्या होता है, अधिगम का संकीर्ण अर्थ क्या है, अधिगम का व्यापक अर्थ क्या है, इसके बारे में देखा था।
अब देखेंगे अधिगम की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा अधिगम की कौन कौन सी परिभाषा दी गई है दोस्तों, इनको समझ लिया तो आपको अधिगम के बारे में और अच्छी जानकारी या अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि अधिगम आखिर कहते किसे हैं। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है अधिगम की परिभाषाओं में से, इसलिए यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं विद्वानों की, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली जो हमारी परिभाषा है वो है क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। क्रो एंड क्रो, इन्होंने कहा है कि दोस्तों आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यानी दोस्तों आदत के द्वारा, यानी कोई चीज को जब बार बार करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है, और आदत व्यवहार में जब स्थायी हो जाती है तो उसमें जो परिवर्तन आता है व्यवहार में, वही उसी को क्रो एंड क्रो ने अधिगम कहा है। जैसे आदत, ज्ञान के द्वारा भी कभी कभी व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। एकाएक किसी से जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो हमारे व्यवहार में एकाएक परिवर्तन आ जाता है। इसे हम उदाहरण से समझे तो जैसे कभी कोई व्यक्ति किसी संत या महात्मा के संपर्क में आता है तो एकाएक वह पूजा पाठ करने लगता है, और यह पूजा पाठ जब तक वह जीवित रहता है तब तक उसके व्यवहार में स्थायी रहता है। तो ज्ञान के द्वारा भी उसमें परिवर्तन आ रहा है। उसी प्रकार से अभिवृत्ति का अर्थ होता है दोस्तों नजरिया, उसमें भी दोस्तों परिवर्तन आ रहा है। तो दोस्तों आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को क्रो एंड क्रो ने अधिगम कहा है। दूसरी जो परिभाषा है वह है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड ने क्या कहा, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन। दोस्तों व्यवहार के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को गिलफोर्ड ने अधिगम कहा है। इसको उदाहरण से समझे तो दोस्तों जैसे कोई एक दोस्त है, दूसरे दोस्त के थप्पड़ मारता है। दोस्तों दूसरे जो दोस्त है जिसके थप्पड़ पड़ी है उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है कि वह भी उसको मारे। ठीक है दोस्तों, तो व्यवहार के द्वारा उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है, तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड की यह परिभाषा है। विलियम वुडवर्थ, दोस्तों विलियम वुडवर्थ की परिभाषा भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इन्होंने दो परिभाषाएं दी हैं। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। दोस्तों जो सीखना है, जो अधिगम है, वह विकास की एक प्रक्रिया है। और विकास जैसे कि हम बाल विकास उसमें पढ़ेंगे कि विकास क्या होता है। ठीक है दोस्तों, विकास यानी कि विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। ठीक है, और एक जो विकास होता जाता है वह उत्तरोत्तर क्रम में होता जाता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जाता है। जैसे कि कोई बालक होता है, छोटा बालक होता है, वो सबसे पहले बैठना सीखता है, बैठने के बाद में घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद में वह खड़ा होना सीखता है, उसके बाद में वह चलना सीखता है, वह दौड़ना सीखता है। तो यह जो विकास का क्रम है वह उत्तरोत्तर क्रम में है, क्योंकि दोस्तों जब वह चलना सीख गया तो वो कभी भी घुटनों के बल पर नहीं चलेगा आगे, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। तो इसी प्रकार से अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। यह विलियम वुडवर्थ की परिभाषा है। इसके अलावा इन्होंने नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन, यानी जब नवीन ज्ञान हमें मिलता है और नवीन प्रतिक्रियाओं को जब हम देखते हैं तो उसके द्वारा भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो दोस्तों ये विलियम वुडवर्थ की दो परिभाषाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में बी.एफ. स्किनर, दोस्तों यह बेस्ट फ्रेंड स्किनर नहीं है, बी.एफ. स्किनर इनका अलग नाम है। बी.एफ. स्किनर दोस्तों आप इसको बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी तब तक ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, तो बी.एफ. स्किनर ने सबसे पहले जो परिभाषा दी थी वो जो परिभाषा दी है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अभी हमने विकास की प्रक्रिया में भी देखा था कि उत्तरोत्तर अनुकूलन होता है, तो उसी प्रकार से स्किनर ने भी कहा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अनुकूलन का अर्थ होता है दोस्तों जिस माहौल में जाते हैं उस माहौल के अनुसार ढलना। जैसे दोस्तों रेगिस्तानी इलाकों के पास में रहने वाला कोई मनुष्य होता है, गर्म इलाकों में रहने वाला जो मनुष्य होता है वो कभी जैसे हिमालय पर्वत की ओर घूमने जाए तो वहां पर कम से कम 10-15 दिन तो उसको अनुकूलन में लगेंगे, यानी कि उस माहौल में ढलने के लिए
लगेंगे। वहां जाते ही वह अलग माहौल में, क्योंकि गर्म स्थान से ठंडे इलाके में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में चेंजेस होगी, जिससे वह बीमार भी पड़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे वह उस माहौल के अनुकूल हो जाएगा और उसके बाद में उसको ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, तो उसने वहां पर जाकर अधिगम ही किया। ठीक है, तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यह B.F. स्किनर की एक परिभाषा है। इसके बाद में आइजेंक ने दोस्तों परिभाषा दी है, अधिगम नवीन और स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। दोस्तों आइजेंक ने कहा है कि जो परिवर्तन होता है अधिगम के द्वारा, किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन होता है तो वह नवीन होना चाहिए, नया होना चाहिए और स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उसके अंतर्गत परिवर्तन हुआ, 2-4 दिन तक रहा और उसके बाद में वह वापस उस पर जो परिवर्तन हुआ है उसको वापस उसमें अलग परिवर्तन आ गया, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे व्यवहार में चेंज आने लगता है। जैसे कोई भी बात करता है तो बात करना अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो यह जो व्यवहार में परिवर्तन तो आया, लेकिन दोस्तों जब हम ठीक हो जाते हैं, वापस बीमारी से निजात पा जाते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वापस हमारा व्यवहार वापस चेंज हो जाता है। तो बीमारी के कारण मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उसके कारण परिपक्वता के कारण, इनके कारण जो परिवर्तन आता है ये स्थायी नहीं होता है दोस्तों। जैसे किसी को क्रोध दिलाया हमने, तो क्रोध थोड़े समय के लिए रहता है और वापस वह अपनी उसी अवस्था में वापस वह व्यक्ति आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रोध भी व्यवहार में परिवर्तन तो लाए, लेकिन कुछ समय के लिए लाए, तो उसे हम सीखना नहीं कहेंगे, उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। जबकि आइजेंक ने क्या कहा कि नवीन और स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, यानी उसके व्यवहार में स्थायी होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सैल है, हम उसे गुस्सैल कब कहेंगे? जब वह हमेशा ही गुस्सा करता है, यानी वह उसके व्यवहार, यानी अधिगम वह होता है जब किसी व्यक्ति के व्यवहार की वह विशेषताएं बन जाए। जैसे हम उसे गुस्सैल व्यक्ति तब कहेंगे जब उसे बार बार गुस्सा आता है। इस प्रकार से अगर उसके व्यवहार में वह गुस्सा स्थायी है, ठीक है, तो वही उसका अधिगम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में गेट्स की जो परिभाषा है वह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों गेट्स ने कहा है कि प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहा जाता है। प्रशिक्षण के द्वारा, यानी कोई हमें प्रशिक्षित कर रहा है, जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, एजुकेशन एक प्रकार का प्रशिक्षण है, इसके द्वारा भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। और अनुभव के द्वारा, कोई भी चीज को जब अनुभव करते हैं, इसका एक उदाहरण दूं तो जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, आग के पास में जाता है, उसे जलने का अनुभव होता है, तो वह उस कड़वे अनुभव के द्वारा वह सीखता है, उसके व्यवहार में वह स्थायी हो जाता है कि आगे वह आग के पास में नहीं जाता है। तो यह चीज उसके व्यवहार में अनुभव के द्वारा स्थायी हो गई। तो प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसी को अधिगम कहते हैं। ये अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं। इनका जो सार निकलता है दोस्तों वह है कि व्यक्ति के जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसमें 3 चीजों के द्वारा वह सीखता है या अधिगम करता है। एक तो अभ्यास के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, प्रशिक्षण के द्वारा होता है और अनुभव के द्वारा। इन तीनों चीजों के कारण आए स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अधिगम की मुख्य परिभाषाएं पढ़ी हैं। ये दोस्तों एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिख लेना है। और आपको दोस्तों क्लासें कैसी लग रही हैं? अगली क्लास में ऐसे ही अधिगम के दूसरे जो टॉपिक है, अधिगम के प्रकार, अधिगम के वक्र, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये क्लासें आपको कैसी लग रही हैं? अगर फायदेमंद है आपके लिए कहीं ना कहीं, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में वापस मिलते हैं। धन्यवाद।